स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर अलवर से है। यहां बानसूर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। 3 बाइकों से ये बदमाश आए और उत्पात मचाने लगे। 6 से ज्यादा बदमाशों ने पत्थर बरसाए, पत्थर और लकड़ियों से मारपीट की। कॉलोनी में चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है। पीड़ित ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर के बानसूर से, जहां बदमाशों ने इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया। तस्वीरें देखिए आप, जिस तरह से पत्थर बिखरे हुए हैं आपको सहज ही अंदाजा हो जाएगा। 6 की संख्या थी बदमाशों की। 3 बाइकों पर ये सवार होकर आए। 6 से ज्यादा बदमाशों की संख्या थी और पत्थर बरसाने लगे, लकड़ियों से मारपीट करने लगे। कॉलोनी में, इलाके में चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। कॉलोनी वासी डरे हुए हैं। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, पूरी खबर। जी, पूरा मामला है अलवर जिले के बानसूर का है, जहां पर लगातार पुलिस की जो नाकामी है वो सामने आती रहती है। बदमाशों का जो आतंक है वो आज फिर दिन दहाड़े देखने को मिला। कॉलोनी में 3 बाइकों पर 6 से ज्यादा बदमाश सवार होकर के आते हैं और किस तरीके से पथराव किया गया है, लोगों के ऊपर लाठी डंडों से हमले किए गए हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका एक नजारा ये देखने को मिला है। स्थानीय लोगों की बात करें तो इस घटना के बाद स्थानीय लोग हैं वो दहशत में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कॉलोनी में लोग किस तरीके से उनका मुकाबला किसी ने नहीं किया और ना ही बदमाशों के निशाने पर कौन था, वो चाहते क्या थे? जी, अभी जो पीड़ित है अजय कुमार, उसका कहना है कि बदमाश एक बाइक सवार होकर आए, उनके ऊपर मारपीट की है। उनसे कोई झगड़ा भी वो बता रहा है किस तरीके की कोई झगड़ा नहीं है। क्यों आकर के उन्होंने रंजिश रखते हुए हमला किया है, इस बात की अभी पीड़ित की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई जाने की बात कही जा रही है। अब रिपोर्ट में क्या वो बताता है, पीड़ित का कहना है कि उसकी किस तरीके से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन बदमाश आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। और तो किसी ने भी पहचाना इन बदमाशों में से कोई नोन चेहरा था? जी, युवक ने कुछ लोगों को पहचाना है और उनके नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने की बात अजय के द्वारा कही जा रही है। तो अब क्या स्थिति है वहां पर? पुलिस मौके पे पहुंच गई है, स्थानीय लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और जो कॉलोनी के जो रास्ते, मेन मार्केट से जो रास्ता आ रहा है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि कौन बदमाश चिन्हित करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। चलिए, शुक्रिया। और भरतपुर से बड़ी खबर है। नाबालिग से छेड़छाड़ की एक घटना सामने आई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर उज्जैन थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। पुलिस के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है थानाधिकारी पर कि थानाधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नाबालिग से छेड़छाड़ का जो मामला सामने आया था, इसके बारे में पुलिस को सूचना भी दी गई थी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होते देख लोग आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में उज्जैन थाने पर पहुंचकर थाने का घेराव किया। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। उनको ये लग रहा है कि उनकी शिकायत पर आखिर कार्रवाई होने में देरी क्यों लगाई जा रही है। थानाधिकारी पर वो गंभीर आरोप खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। भरतपुर से नाबालिग से छेड़छाड़ की एक मामला, एक आपराधिक प्रकरण सामने आया, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये इन लोगों का कहना है। और ऐसे में ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि थानाधिकारी ने हमारी सुनवाई नहीं की। आलाधिकारी इनसे बातचीत कर रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों द्वारा नारेबाजी जारी है और अपने आक्रोश को वो थाने का घेराव कर जाहिर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, थाने के सामने जो लोगों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और लोगों की मांग है कि जिस आरोपी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार किया जाए। परिजनों का कहना है कि करीब 4-5 दिन पहले ही जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की। और आज पीड़ित जो परिवार है उसके साथ भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो थाने पहुंचे और थाने के सामने जो है जमकर के प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा अब समझाइश की गई और उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये उज्जैन थाना क्षेत्र का ही मामला है, जहां एक गांव में
एक नाबालिग के साथ में एक युवक द्वारा जो है छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद जो पीड़िता थी उसके परिजनों ने नामजद मामला दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई न होने पर ये लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है और थाने के सामने जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है। जी चलिए, शुक्रिया। और देखिए, विधानसभा में डर्टी प्रोफेसर का मुद्दा गूंजेगा। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने चेतावनी दी है कि डर्टी प्रोफेसर मामले को वो विधानसभा में उठाएंगे। डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ महिला प्रोफेसर ने भी दर्ज करवाया है मामला। तीनों जो आरोपी हैं उनकी फिर प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी होनी है। आरोपी छात्र अर्पित और ईशा फिलहाल जेल में बंद हैं। तो देखिए, अब ये मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, संदीप शर्मा बीजेपी विधायक, उनका कहना क्या है? वो इस मामले, जिस मामले में कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और उसकी गति भी ठीक ठाक है, उसको विधानसभा में किस रूप में उठाना चाहते हैं? देखिए, जिस दिन हंगामा प्रदर्शन हुआ था यूनिवर्सिटी परिसर में, उसी दिन विधायक संदीप शर्मा भी वहां मौके पर मौजूद थे और छात्रों के साथ इस पूरे आंदोलन में शरीक हुए थे। विधानसभा में जो इस मामले को उठाने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोचिंग नगरी में जो यूनिवर्सिटी परिसर में जिस तरह का ये प्रकरण हुआ, उससे कोचिंग नगरी को एक दाग लगा है। शिक्षा के इस नगरी में जो है प्रोफेसर द्वारा एक अस्मत मांगने के इस मामले में ये कहा जा सकता है कि जो गुरु और शिष्य के रिश्ते के जो कलंक लगा है, उसको लेकर लोगों में अभी भी खासा आक्रोश है और इसमें अभी भी कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं क्योंकि अस्मत मांगने के मामले में और परीक्षा के दो अलग अलग प्रकरण हो गए। परीक्षा संतुष्ट नहीं है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या विधानसभा में इस घटना को किस रूप में वो उठाना चाहते हैं? देखिए, जांच की भी बात कर रहे हैं कि कोई और इसमें इनरोल तो नहीं है, क्योंकि करीब एक दशक से ये जो मामला चल रहा था, तो आखिर उन प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? ये एक बड़ा सवाल जो आक्रोश का एक छात्राओं में कारण भी है। इस मामले को लेकर ये कहा विधानसभा में इस बात को लेकर उठाएंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो यूनिवर्सिटी परिसर में जो ड्यूटी पे लगे हैं। वीसी तक को इनकी जानकारी क्यों नहीं? इन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में इस मामले को विधायक संदीप शर्मा द्वारा उठाए जाने की बात करें, क्योंकि पूरे जो मामला शुरू से हुआ तब विधायक संदीप शर्मा वहां साथ में थे। आज न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय मामला, हालांकि कुछ चेहरों को बेनकाब करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन कहीं और इसमें जांच होनी बाकी है। कई छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी जांच होने के बाद ये कहा जा सकता है कि उन छात्रों का आक्रोश कुछ हद तक तो कम होगा, लेकिन इस तरह के प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो और कई चेहरों को बेनकाब करके उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को लेकर वो लगातार जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क में भी रहते हैं और अब उनका कहना है कि इस मामले को तो एक बात बताइए, अगर आपकी उनसे बातचीत हुई है तो संदीप शर्मा क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वो इस सवाल को या इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे या पूरी भाजपा एकजुट होकर इस मुद्दे पर सरकार पर चढ़ दौड़ेगी? देखिए, पूरी भाजपा के बारे में भाजपा इस मुद्दे को उठाएगी, इसके बारे में तो कोई स्पष्ट तौर पे नहीं कर पाए, क्योंकि वो विधायक संदीप शर्मा के इलाके का ये मामला है। इसी इलाके में आरटीयू है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कोचिंग इलाका उस इलाके में है और छात्रों का जो आक्रोश है वो आक्रोश को लेकर ये भी कई बार उनके छात्र छात्राओं के साथ रहे थे। इसी बात को लेकर इस मामले में छात्रों को संतुष्ट करने के लिए संभवत वो व्यक्तिगत रूप से अपना जो बयान है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा। शुक्रिया ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखें। और देखिए, जयपुर से एक बड़ी खबर है। मंत्री ममता भूपेश, ये उस वक्त की बात है जब कुछ पलों के लिए वसुंधरा राजे बन गई। देखिए, मैं आपको समझाता हूं हम क्या कह रहे हैं। दरअसल राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण समारोह चल रहा था और इस दौरान ये एक इंटरेस्टिंग घटना, ये इंटरेस्टिंग वाकया सामने आया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश भी पहुंची। उद्घोषक ने ममता भूपेश को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बुलाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का स्वागत करें। फिर उद्घोषक को खुद ही अपनी गलती समझ में आई, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती को सुधारा भी। और इस घटना से पंडाल में मौजूद सभी चेहरे खिलखिला उठे, ठहाका मारकर हंसने लगे। वहीं मंत्री ममता भूपेश भी मुस्कुराते दिखी हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं वो वाकया पूरा जो कि आज हुआ है। तक नहीं, हमारे बीच मौजूद हैं
पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ मेरे को दूर से क्षमा कीजिए, ममता भूपेश जी हैं, मुझे दूर से ऐसा ही दिखाई दिया। दूर से वाकई में मुझे ऐसा ही दिखाई दिया और मैंने सोचा वो अपने फोन में बिजी हैं इसलिए सुन नहीं रही हैं। और उन्होंने देखा तक नहीं इधर, तभी मुझे थोड़ा संशय हुआ। क्षमा चाहूंगी। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय, हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री। तो घटना दरअसल कुछ यूं रही कि जैसे ही कार्यक्रम में पार्ट लेने ममता भूपेश एंट्री आई, उद्घोषक ने उन्हें देखा और वो कंफ्यूज हो गई। उन्हें लगा कि शायद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आई हैं। फिर जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इस गलती को सुधारा भी। तो ये जो दो हिस्से हैं, पहला जो उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आई हैं, और फिर जब अपनी गलती सुधारी, आपको ये दोनों ही तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ मेरे को दूर से क्षमा कीजिए, ममता भूपेश जी हैं, मुझे दूर से ऐसा ही दिखाई दिया। और सहयोगी सचिन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, लेकिन ऐसी मिस्टेक है जिस पर किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, हो जाती है इंसान से गलती। सचिन सुन रहे हैं आप? सचिन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, सचिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए। दरअसल जैसे ही कार्यक्रम में ममता भूपेश मंत्री वो आई, उनका ध्यान मोबाइल पर था। उद्घोषक ने देखा तो उन्होंने उन्हें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समझा और अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और फिर उसे उन्होंने सुधारा और फिर मंत्री ममता भूपेश का उन्होंने स्वागत किया। लेकिन ये जो चूक सामने आई, उसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। खुद मंत्री ममता भूपेश भी मुस्कुराते नजर आई। देखिए। चलिए ठीक है, वीडियो बाद में देखेंगे। फिलहाल सहयोगी सचिन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी। बिल्कुल, देखिए एक भूल हो गई थी और अमूमन देखिए ममता भूपेश को आम बोलचाल में या कई बार जो है वो छोटी वसुंधरा भी कह दिया जाता है। ये मतलब चर्चा में रहा है, उनका जो फेस है वो काफी हद तक वसुंधरा राजे से मिलता है कुछ हद तक, तो उनको मजाक में उनके काफी लोग या कई बार आम जो चर्चा में उनको छोटी वसुंधरा कह दिया जाता है। और आज तक इसी बात को लेकर कंफ्यूजन हुआ है। और जो उद्घोषक की ज्योति घोष, जो कि बहुत सीनियर उद्घोषक है, अमूमन जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसके अंदर वही उद्घोषक होती है। उन्होंने जैसे ही उनकी एंट्री हुई, वो आके बैठी और अपने मोबाइल में कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में आइए, आप जोरदार स्वागत कीजिए, तालियां बजा के। सभी लोगों ने तालियां बजा दी और फिर किसी मंत्री ने, फिर किसी जो आगे की पंक्ति में जो मंत्री बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने उनको इशारा किया और कहा कि वसुंधरा राजे नहीं है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जो है वो सब लोगों से क्षमा मांगी इस बात को लेकर और कहा कि उनको ध्यान नहीं रहा, वो देख नहीं पाई। और उस बात को लेकर फिर जब जोरदार ठहाका लगा तो जो मंत्री ममता भूपेश है वो भी इस बात को लेकर मुस्कुरा दी। जी चलिए, शुक्रिया। और अजमेर से बड़ी खबर है। मंदिर की चारदीवारी तोड़ने के मामले में यह बड़ा अपडेट है। कलेक्टर से समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला। समाज की जो तीनों मांगे थी उन पर सहमति बन गई है। प्रशासन चारदीवारी का निर्माण करवाएगा, साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। प्रमुख तौर पर जो 3 मांगे थी वो तीनों ही
मान ली गई हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर की चारदीवारी तोड़ने के मामले में ये बड़ा अपडेट है। समाज आक्रोशित था, प्रदर्शनरत था। कलेक्टर से समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला और समाज की तीनों मांगों पर इस दौरान सहमति बन गई है। प्रशासन ने ये आश्वस्त किया है कि जो चारदीवारी है उसका निर्माण वो करवा कर देंगे और साथ ही अधिकारियों पर जांच बिठाएंगे जिन पर आरोप लग रहे हैं नेग्लिजेंसी के, उनके खिलाफ जांच होगी और अगर जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देवनारायण मंदिर की चारदीवारी तोड़ जाने के बाद उपजा विवाद जो था वो 15 घंटे के बाद कलेक्टर के साथ हुई वार्ता के बाद गतिरोध समाप्त हुआ है और इसमें कम्युनिकेशन गैप जो है सबसे बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई, जिसे कलेक्टर ने भी स्वीकार किया। उसके तुरंत बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर वापस एक बार मौका निरीक्षण कर जो पैराफेरी में जो चारदीवारी का निर्माण पहले किया गया था उस निर्माण को अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिसमें एसडीएम अजमेर हैं वो शामिल हैं, अराई के बीडीओ हैं वो शामिल हैं, क्लॉक टावर थाने के एसएचओ हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो समाज के लोग हैं पंच पटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वापस से एक बार मौका नक्शा के जरिए निर्माण कार्य को कैसे शुरू किया जा सकता है वो तमाम एजेंसियां जो है यहाँ पर अब सर्वे के काम को लेकर वहाँ पर पहुँच गई हैं और 15 घंटे तक चला ये आंदोलन जो है वो कुछ देर पहले ही कलेक्टर से वार्ता के बाद समाप्त हुआ था, जिसमें कलेक्टर ने खुद इस चीज़ को स्वीकारा था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लिहाज से कम्युनिकेशन गैप रहा। उस कम्युनिकेशन गैप के चलते ही ये पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई थी। तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर काम वापस से शुरू हो जाएगा और जो समाज का आंदोलन था सर्व समाज का वो आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है। लेकिन चारदीवारी बनने के साथ साथ दो अन्य मांगे थी जिनको लेकर भी कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार इसमें पीडब्ल्यूडी या एडीए के अधिकारियों की लापरवाही रही है और कौन वो दोषी पुलिसकर्मी था जिसने महिला के साथ जबरदस्ती की थी। तमाम बातों को लेकर जो है जांच लगातार जारी है, लेकिन सबके बीच में यहाँ पर एजेंसी ने काम निर्माण का काम वापस शुरू कर दिया है। सर्वे का काम यहाँ पर फिलहाल चल रहा है और समाज के लोग जो है वो अब यहाँ पर अधिकारियों के साथ वार्ता करके जो जीरो लाइन के जरिए चारदीवारी का निर्माण होना था उस निर्माण को वापस शुरू कराने पर हम जो नोडल एजेंसीज हैं उनके जरिए बातचीत यहाँ पर की जा रही है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर है देखियो क्योंकि कई मल्टीपल लेवल्स पर परमिशन लेनी होती है ताकि चूक की गुंजाइश ना हो। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे चूक या भूल नहीं ब्लंडर कहेंगे। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे विवाद का पटाक्षेप हुआ है, जाहिर तौर पर ये प्रशासनिक लिहाज से एक बहुत बड़ी लैप्स के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर कम्युनिकेशन एरर किसी भी एजेंसी के बीच में सबसे उसकी सफल कार्य प्रणाली में कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। और यहाँ कलेक्टर को खुद को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। जब प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने गया था, जब उन्होंने पूरी अपनी बात रखी, तब कलेक्टर ने खुद ने कहा कि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने इस अतिक्रमण को कल देर रात को तोड़ा था, जिसमें जो मशीनरी इक्विपमेंट्स का सहारा लिया गया वो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी। तो इस लिहाज से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसका आक्रोश जो है वो आज सुबह शहर में लॉ एंड ऑर्डर के रूप में निकलकर सामने आया, जहां पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग और सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने रोड जाम कर दिया था, दोनों साइड का रोड जो है वो ब्लॉक हो गया था। बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए, कुछ गाड़ियों के वाहनों के शीशे भी यहाँ पर टूटे गए। तो तमाम तरह की विपरीत हालात परिस्थितियां उत्पन्न हुई और अंत जो हुआ वो अंत यही हुआ कि जहां चारदीवारी बनी हुई थी जिसको अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया। जी शुक्रिया। कोटा से बड़ी खबर है, विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पेपर आउट की खबर है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर इंस्टाग्राम पर आ गया। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की यह घटना है। विश्वविद्यालय के जोधपुर रीजन में पेपर आउट होने की खबर है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, किसके अकाउंट से इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया है, क्या है घटना? देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये अब व्हाट्सएप पे भी पेपर पूरी तरह से आ गया है। पेपर आने के बाद ये कहा जा सकता है कि जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में हड़कंप सा मचा हुआ है। हालांकि उनके जो अधिकारी हैं और जो उनके प्रोफेसर सहित अन्य हैं वो अभी फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी, इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रहे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये पेपर आने के बाद में वो पूरी तरह से न केवल चर्चा के विषय में बल्कि पश्चिम राजस्थान के कुछ इंस्टाग्राम और कुछ सोशल मीडिया पर ये पेपर तो किस पेपर को पोस्ट किया गया है या व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है और कब वो परीक्षा होनी थी? देखिए, इस मामले में कोई जानकारी पूरी तरह से नहीं दी जा रही है कि जोधपुर रीजन में ये पेपर आउट होने की खबर के बाद में अभी ये कहा जा सकता है कि पूरी जांच की बात की जा रही है। ये है कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो
पेपर आउट हुए उनकी जांच करने की बात कर रहे हैं कि ये पेपर कहां से कैसे आउट हुआ है। और अब सोशल मीडिया पे हालांकि इन अधिकारियों के पास भी ये पेपर पहुंचा है और अब जांच करने के बाद आगे ही देखा जा सकता है कि क्या रहेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पेपर आउट हुआ है, हिंदी लिटरेचर साहित्य का जो पेपर है वो आउट हुआ है। और जो इसके अलावा भी 2-3 पेपर है सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद में ये यहाँ हाड़ौती क्षेत्र अंचल में भी ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर आया। उसके बाद में फिलहाल जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता कि वर्तमान तो यूनिवर्सिटी इस बात की ये तो पुष्टि कर रही है ना कि हाँ पेपर आउट हो गया। देखिए, इस मामले में फिलहाल जांच का विषय बता रही है, कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। ये कहा जा सकता है कि अभी इस मामले को लेकर पूरा हड़कंप मचा हुआ है, खलबली सी मची हुई कि पेपर कहां से आया, और इसीलिए वो जांच करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे बता रहे हैं कि बात सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर यहाँ व्हाट्सएप पर इधर उधर हो रहे हैं। क्या क्या है और क्या एग्जाम की डेट्स कुछ मोटा मोटा पता चल पा रही है कि कब होनी थी एग्जाम, या चल रही थी, या बीते किसी परीक्षा पेपर का है? देखिए, जो हिंदी साहित्य का जो पेपर बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जून 2022 में जो पेपर हुआ है उसका साहित्य बताया जा रहा जो हो चुका है। और कुछ पेपर आगामी होने वाले वो भी बताया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि क्योंकि जो वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय के जो अधिकारी या जो भी इनसे जुड़े लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, और उनसे पूरी तरह से जब बात कर पाएंगे तभी इस मामले में कुछ खास निकल के आएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये पेपर अब सोशल मीडिया ग्रुप पे जमकर वायरल हो रहे हैं, और न केवल पश्चिम राजस्थान बल्कि हाड़ौती क्षेत्र के अंचल पे भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सहित अन्य जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां भी जो है वायरल हो चुके हैं। जी चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। झुंझुनू से बड़ी खबर है, यहाँ चोरी की एक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ज्वेलरी शॉप को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उनकी ये करतूत, ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि महिला गैंग आई थी ज्वेलरी की दुकान में, महिला गैंग ने हाथ साफ किया। और देखिए मोडस ऑपरेंडी क्या रही इस महिला गैंग की। इनके गैंग में शामिल एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाया, और जैसे ही दुकानदार पूरी तरह बातों में आ चुका था उसका ध्यान भटका, इतने में ही महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। 4 महिलाओं नजर आ रही हैं इस सीसीटीवी फुटेज में जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट चुकी है। बात करते हैं कोटा की। नए साल के मौके पर शुरू हुए एक ऐसे पेट्रोल पंप की जहां कैदियों को पेट्रोल और डीजल भरने के काम पर लगाया गया है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भर रहे ये सेल्समैन दरअसल कोटा सेंट्रल जेल में बंद कैदी हैं, जिन्हें जेल प्रशासन की ओर से बेहतर चाल चलन के आधार पर रोजगार देने के मकसद से पेट्रोल पंप पर काम पर लगाया गया है। आशाएं का जेल सोसाइटी है हमारी, उसके मार्फत ये चलाया जा रहा है जेल विभाग के द्वारा। और इसमें खुलाबंदी शिविर के कोटा के बंदी कार्यरत हैं। वर्तमान में करीब 15 बंदी हमने इसमें काम में लेना चालू कर दी हैं। इस पेट्रोल पंप का संचालन आशाएं जेल सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है, और इस पेट्रोल पंप पर खुली जेल में रहने वाले 15 कैदियों को रोजगार दिया गया है। ये पेट्रोल पंप 24 घंटे खुलता है और 3 पारियों में कैदी यहाँ काम करते हैं। खास बात यह है कि कैदियों को यहाँ काम करने के एवज में 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना मिलता है। अच्छे बंदी है जो इनका आचरण अच्छा है, उनको यहाँ पर ओपन कैंप मिला हुआ है तो इनको रोज़गार की प्रॉब्लम आती है बाहर। उसके लिए इनको एक रोज़गार से जोड़ने के लिए इनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा यहाँ पर, और इनको भत्ता भी मिलेगा, जिससे अपनी आजीविका। ये राज्य सरकार ने खोला है? ये राज्य सरकार की और कारागार विभाग की एक मुहिम है। आशाएं द फिलिंग स्टेशन कोटा जेल के पास ही बनाया गया है। आपको बता दें, जमीन जेल प्रशासन की ही है, जिसका बेहतर उपयोग हो रहा है। ओपन शिविर में उसके बाद हमारा रोजगार की समस्या आती थी। रोजगार की समस्या को देखते हुए सरकार ने जो जयपुर में पेट्रोल पंप संचालित हुआ है, उस हिसाब से यहाँ कोटा में भी सरकार के द्वारा ही
पेट्रोल पंप संचालित हुआ और हमें यहाँ रोजगार दिया। समाज में अच्छा आचरण या उत्पन्न होने के लिए मतलब। इस पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कैदियों को पहले ट्रेनिंग दी गई थी और अब उन्हें यहाँ काम पर लगाया गया है। इन कैदियों को यहाँ काम पर लगाने का मकसद इनके जीवन में बदलाव लाना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।